हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया बुक है जिसमें स्मरणीय तथ्य दिया गया है जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसका पहला क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हैं दमदमा महाराष्ट्र से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्जोम जम्मू कश्मीर से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है बुर्जहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा राजस्थान से। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये हड़प्पा काल के स्रोत है। अग्निकांड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल दोनों से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल भोगवा नदी पे गुजरात में स्थित है। युग में समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा एवं लोथल दोनों से। अग्निकुंड का साक्ष्य और युग में समाधिया के प्रमाण ये दोनों प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। इस बुक में ये जो क्वेश्चन स्मरणीय तथ्य ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर किसी जो जनरल की तैयारी करते हैं उसके जुबान पर ये सब क्वेश्चन रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे। नक्शादार कहेगा कि नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। तो शवों को दफनाने के प्रचलन कहाँ पे था। तो हड़प्पा में। और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। दफनाने की प्रथा कहाँ पे थी। तो हड़प्पा में। और जलाने की प्रथा कहेगा तो मोहनजोदाड़ो में थी। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है बनवाली से और ये स्थित है हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन के जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था तो ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में हो जाएगा जल प्रबंधन और शैलकृत स्थापत्य, और एक हो जाएगा कि वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है ये तीनों हो जाएगा कौन। तो धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डियावा से। कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य ये कोल्डियावा से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आग का आविष्कार हुआ है। तो ये पूरा पाषाण काल में आग के आविष्कार हुआ है। पहिए के आविष्कार कहेगा तो नवपाषाण काल में हुआ है। आग के आविष्कार ऐसे याद कर सकते हैं, जब आग लगा तब पूरा जल गया, यानी कि पूरा पाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। तो जव यानी कि यव, जव या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कहेगा तो ये हो जाएगा तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है भोपाल में। भारत भवन भी भोपाल में स्थित है। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कहेगा कौन सी था। तो लोथल हो जाएगा और सुतकोददा हो जाएगा। सुतकोददा और लोथल ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा। तो ये कहे थे पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो पिगट ने। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे में दिया गया है प्रमुख दर्शन एवं उसके परिवर्तन। कौन सी दर्शन के कौन परिवर्तक थे देखेंगे। योग दर्शन के परिवर्तक हो जाएंगे पतंजलि।
जो पतंजलि है, जिसे बाबा रामदेव जुड़े हैं, तो बाबा रामदेव जो रामदेव हैं क्या करते हैं, तो योग करते हैं। याद करने के लिए पतंजलि संबंधित थे योग से। न्याय कौन करते हैं, तो न्याय करते हैं गौतम, यानी कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम। संख्या में कौन जुटाते हैं, जो कपिल शर्मा है ये संख्या जुटाते हैं। तो याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि जो कपिल है ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो चार्वाक थे। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कणाद। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा पूर्व मीमांसा के कहेगा प्रवर्तक कौन थे, तो जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हो जाएंगे बदरायण। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के बदरायण हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा के, और एक आता है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा कहेगा, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन थे, तो ये हो जाएंगे राजशेखर। राजशेखर ये काव्य मीमांसा के रचयिता थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक के बारे में देखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखली पुत्र गोसाल थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। अनीश्वरवादी संप्रदाय के संस्थापक कहेगा तो संजय बेठुली पुत्र थे। भौतिकीवादी हो जाएंगे पकुथ कचायन ये भौतिकीवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे। घोर अकिरियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरण कश्यप। इसमें से आजीवक संप्रदाय महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। तो सबसे पहला वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं, ये सबसे प्राचीन वेद है। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित करता है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्र थे। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, वैश्य हो जाएंगे और शूद्र हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में मिलता है, यानी कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वेद हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धाउ कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है यजुर्वेद से। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। और ये जो वेद है ये गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वेद सामवेद के बारे में। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में, ये लास्ट वेद है जो कि 4 वेदों में लास्ट है। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। अथर्ववेद में इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या हो जाएगा 4। वेदांग की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 6। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो उपनिषद की संख्या हो जाएगी 108। वेद की संख्या 4, वेदांग की 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108 हो जाएगा। ऋग्वेद में कहेगा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 228 है। और ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या कहेगा तो 10,462 है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। इनकी मृत्यु कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में, कुशीनगर में। इनके बचपन के नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन के नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। इनके 6 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ पे दिए थे? तो बुद्ध अपना पहला जो उपदेश दिए थे ये दिए थे सारनाथ में, और सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे सर्वसती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनः जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में कह रहा है कि आत्मा की परिकल्पना नहीं है, तो इसमें क्या है? तो पुनः जन्म की मान्यता है। आगे देख लेंगे, बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी कितनी थी? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में कह रहा है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा थी ये थी 15 वर्ष। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। किसने? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को क्या कहा था? एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। आगे देखेंगे, और एशिया के ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कहेगा तो जयराम नरेश हो जाएंगे। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि रोशनी कहा, और एशिया के रोशनी पुस्तक के लेखक कहेगा तो जयराम नरेश हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और किसके शासनकाल में जो बौद्ध धर्म के जो समिति हुई थी उसके बारे में देखेंगे। प्रथम जो बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था राजगिरी में, डेट कहेगा तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में, और ये हुआ था वैशाली में। अध्यक्ष थे साबाकामी, किसके शासनकाल था? तो कालाशोक के शासनकाल था। तृतीय संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30, और शासनकाल था अशोक का। चौथा हुआ था 98 ईस्वी में, और ये हुआ था कुंडनवन कश्मीर में। अध्यक्ष हो जाएंगे वसुमित्र, शासनकाल था कनिष्क के। 1, 2, 3 और 4 ये बौद्ध के 4 संगीति हैं। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्थान के नाम हो जाएगा राबे पाक, राबे पाक या पाकू, राबे पाकू हो जाएगा। ये संगीति जो कि स्थान था, जो कि बौद्ध संगीति जो हुआ था 4 जगह, उसका ये स्थान के नाम हो जाएगा, उसका स्थान के नाम हो जाएगा। रा से हो जाएगा राजगिरी, बे से वैशाली, पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, कु से कुंडनवन कश्मीर, और इसके शासनकाल के ट्रिक हो जाएगा अकाक, अकाक ये शासनकाल के ट्रिक हो जाएगा। अ से अजातशत्रु, का से हो जाएगा कालाशोक, अ से अशोक, और अंत में हो जाएगा कनिष्क। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभदेव, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? तो ये हुए 24। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर क्रमशः कौन थे? तो 22वें हो जाएंगे अरिष्टनेमी, और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। इस पार्श्वनाथ के कहेगा कि प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था, सर्प था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी नालंदा के पावापुरी बिहार में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर के बचपन के नाम हो जाएगा। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिक नदी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो गौतम बुद्ध थे ये 6 वर्ष तपस्या किए थे और वही महावीर कहेगा तो 12 वर्ष तपस्या किए थे। इनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फाल्गु नदी के किनारे और ये 12 वर्ष तपस्या किए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिक नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे और गौतम बुद्ध के कहेगा तो पीपल वृक्ष के नीचे। आगे देखेंगे महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किए थे? तो 11 गणधरों में विभाजित किए थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर जो थे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। सवादवाद और अनेकतावाद संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन जो है एकदम महत्वपूर्ण है। इसमें इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है आपको टोटल याद करके रखना है क्योंकि ये सभी एग्जाम लेवल से ये सभी VVI है। आगे देखेंगे प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी ये हो जाएंगी चंपा। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कहेगा तो उनके दामाद जामिल थे। आगे हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे जैन संगीतिया। जैन संगीति में 2 हुआ था और बौद्ध में कितना हुआ था? 4 हुआ था। जो पहला जैन संगीति हुआ था ये हुआ था 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कहेगा तो स्थूल भद्र थे। जो दूसरा हुआ ये 512 ईस्वी में हुआ और ये हुआ था बल्लभी गुजरात और इसका अध्यक्ष कहेगा तो क्षमा श्रवण थे। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व और दूसरा हुआ था ईस्वी में यानी कि 512 ईस्वी में। पहला पाटलिपुत्र, अध्यक्ष हो जाएंगे स्थूल भद्र। दूसरा बल्लभी गुजरात, अध्यक्ष क्षमा श्रवण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था। जो बिंबिसार थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और ये कितने वर्ष तक शासन किए थे? तो 52 वर्ष तक बिंबिसार शासन किए थे। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था। बिंबिसार मगध की राजधानी किसे बनाए? तो राजगिरी को। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र कौन किए थे? तो अजातशत्रु किए थे। अजातशत्रु के उपनाम कहेगा तो कुणिक था। अजातशत्रु के उपनाम क्या था? तो कुणिक था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार किए थे 52 वर्ष तक और इनके बेटा अजातशत्रु किए थे 32 वर्ष तक। उपनाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा। आगे देखेंगे अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र कौन किए थे? तो उदायन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। यह पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र एक ही है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। शिशुनाग जो हुए थे ये शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किए। इसके बाद जब कालाशोक शासक बने तो फिर से वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किए थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के तथा बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। और इनके बेटा कहेगा तो अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। शिशुनाग के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो शिशुनाग के उत्तराधिकारी हुए थे कालाशोक। क्वेश्चन आया था बिहार दरोगा में कि कालाशोक किस वंश के शासक था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक था। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन ये शिशुनाग वंश के अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्नंद ये नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे ये थे घानानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो घानानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे
आगे हो जाएगा महाजनपद एवं उनकी राजधानी। पहले जान जाइए कि महाजनपद की संख्या कितनी है, तो महाजनपद की संख्या हो जाएगा 16। 16 महाजनपदों के उल्लेख बौद्ध धर्म में कहेगा तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है और जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में किया गया है। 16 महाजनपद के जो उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में मिलता है अंगुत्तर निकाय में, जैन धर्म में कहेगा तो भगवती सूत्र में मिलता है। हम लोग महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में देखेंगे और ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछ देता है। मगध महाजनपद की राजधानी कहेगा तो गिरिब्रिज या राजगिरी थी। अंग के कहेगा तो चंपा हो जाएगा। बजी के हो जाएगा वैशाली। काशी के कहाँ था, तो काशी के हो जाएगा वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी हो जाएगा सरस्वती। अवंती के हो जाएगा उज्जैन। मल जनपद की राजधानी हो जाएगा कुशावती और पंचाल जनपद की राजधानी हो जाएगा अहिछत्र या कम्पिल्ले। अहिछत्र या कम्पिल्ले ये दोनों देता है। अब से देख लेते हैं। मगध के हो जाएगा गिरिब्रिज या राजगिरी। अंग के हो जाएगा चंपा। बजी के हो जाएगा वैशाली। काशी के हो जाएगा वाराणसी। कौशल के है सरस्वती। अवंती के है उज्जैन। मल के हो जाएगा कुशावती। पंचाल के हो जाएगा अहिछत्र या कम्पिल्ले। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। कुरु महाजनपद के इंद्रप्रस्थ। कंबोज के हो जाएगा हाटक। अस्मक के हो जाएगा पोटली। चेदी के हो जाएगा शक्तिमती। मत्स्य के हो जाएगा विराटनगर। सूर्यसेन के हो जाएगा मथुरा और गांधार के हो जाएगा तक्षशिला। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि देते रहता है। वत्स के कौशाम्बी, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कंबोज के हाटक, अस्मक के पोटली, चेदी को हो जाएगा शक्तिमती, मत्स्य को हो जाएगा विराटनगर, सूर्यसेन के मथुरा, गांधार को हो जाएगा तक्षशिला। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था 345 ईसा पूर्व में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कहा था, तो ये कहे थे जस्टिन ने। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है और मुद्रा राक्षस के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे विशाख दत्त। विशाख दत्त, ये विशाख दत्त किसके रचना किए थे, तो मुद्रा राक्षस का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ेंगे, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे था, तो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक के संबंध हो जाएगा राजनीति से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकोटर को हराया था और सेल्यूकस निकोटर का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था, तो ये बांटा था 7 वर्ग में। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अंतिम कहेगा समय में, अपनी अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था और किससे इस शिक्षा ली थी, तो भद्रबाहु से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हो जाएंगे बिंदुसार। कौन थे, तो बिंदुसार थे। इसे अमित्र घात के उपनाम से जाना जाता है। बिंदुसार के उपनाम कहेगा क्या है, तो अमित्र घात हो जाएगा। बिंदुसार के उपनाम अमित्र घात और अगाध शत्रु के उपनाम कहेगा तो कुणिक हो जाएगा। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे वायु पुराण में क्या कहा गया है, बिंदुसार को तो भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो कहा गया है सिंहसेन। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। कहेगा बौद्ध विद्वान जो तारानाथ से बिंदुसार को कितने राज्यों के विजेता बताए थे, तो 16 राज्यों का। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन बने, तो ये बने अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे अशोक बैठे थे। अपने राज्याभिषेक के समय यह कहाँ के राज्यपाल थे, तो अवंती के राज्यपाल थे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की कहेगा, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है, तो अशोक मिलता है। मास्की
और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम क्या मिलता है? तो ये मिलता है अशोक। गुर्जरा कहाँ पे है? तो गुर्जरा मध्य प्रदेश में स्थित है। और मास्की कहाँ पे स्थित है? तो मास्की स्थित है कर्नाटक में। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को कहाँ के सम्राट बताए थे? तो मगध के सम्राट बताए थे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। आगे देखेंगे, इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख कहेगा तो सबसे लंबा था 7वां और सबसे छोटा अभिलेख हो जाएगा रोमनदेई। रोमनदेई ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे लंबा कहेगा तो 7वां हो जाएगा। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। अशोक ने ही सर्वप्रथम शिलालेखों के प्रचलन शुरू किया था, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वही छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था। मौर्य वंश ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 137 वर्ष तक। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो ये हुए थे कनिष्क। क्रम से ये कौन थे? तो तीसरा थे। आगे थोड़ा कर लेते हैं। इसकी राजधानी यानी कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पहल का राजधानी हो जाएगा पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी हो जाएगा मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहते थे, चरक भी रहते थे, अश्व घोष भी रहते थे, वसुमित्र भी रहते थे। आगे देखेंगे, बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? अश्व घोष। बुद्ध चरित की रचना अश्व घोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली के जो सर्वाधिक विकास हुआ है, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने ही करवाया था। जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग है, इसका प्रारंभ कौन कराए थे? तो कनिष्क ने ही करवाए थे। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है, इसका निर्माण हुआ है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ है किसका? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है कुषाण काल में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएंगे श्रीगुप्त। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक आएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 बीस ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो ये हुए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इसके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन हुए थे? तो ये हुए थे कुमारगुप्त। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी पुनरुद्धार कौन किए थे? तो स्कंदगुप्त किए थे। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये थे विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। अब हम लोग पल्लव वंश के बारे में देखेंगे। तो पल्लव वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे सिंह विष्णु। इस वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो इस वंश की राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। मत विलास प्रहसनी के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम थे और ये इसी वंश के शासक थे। महाबलीपुरम के एकाशक या रथ मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाशक या रथ मंदिर के निर्माण करवाए थे। नरसिंह वर्मन प्रथम इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कांची स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? तो ये करवाए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण कौन करवाए थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाए थे। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक कौन थे? तो दांडी थे। और दांडी किनके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे दांडी, जिनकी रचना हो जाएगा 10 कुमार चरित। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इस वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण कौन किए थे? तो राजराज प्रथम किए थे। इस साम्राज्य के सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल वंश के सर्वाधिक विकास हुआ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने गांगेयकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने गांगेयकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज का मूर्ति का संबंध किस वंश से है? तो चोल वंश से। चोल वंश के शासक ही नटराज की मूर्ति बनवाए थे, यानी नटराज मंदिर जो है उसे बनवाए थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो मानेखेत थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष थे। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख जो शासक थे कृष्ण प्रथम थे, कृष्ण द्वितीय थे और अमोघ वर्ष थे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो इसमें कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के कौन शासक भाग लिए थे? तो ध्रुव भाग लिए थे, जो कि कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना किसने किया था? तो कवि राजमार्ग की रचना किए थे अमोघ वर्ष। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो बिहार के मुंगेर में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये किए थे गोपाल ने। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल किए थे। और उदंतपुरी मठ की स्थापना कौन किए थे? तो देवपाल किए थे। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण करवाए थे। उदंतपुरी बौद्ध मठ के निर्माण देवपाल करवाए और विश्वविद्यालय के कहेगा निर्माण तो गोपाल करवाए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। गीत गोविंद के लेखक कहेगा तो जयदेव हो जाएंगे। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे और ये रहते थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे संग्राम राज। लोहार वंश कहाँ पे शासक किया था? तो जम्मू कश्मीर में।
प्रसिद्ध राजतरंगी की रचना की गई थी, तो ये की गई थी कलहड़ के द्वारा, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे गजनी साम्राज्य के बारे में। गजनी साम्राज्य के संस्थापक आएगा तो ये अलप्तगीन थे। महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। महमूद गजनी जो था सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। वही दिल्ली सल्तनत में कहेगा तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक थे। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। महमूद गजनबी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 में किया था। कह रहा है कि इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण कब किया था? तो 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किया था और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। उस समय वहाँ के शासक कहेगा तो भीम प्रथम थे और ये सबसे इसका महत्वपूर्ण आक्रमण था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था ये किया था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के भारत पे पहला आक्रमण 1175 में हुआ था। इसने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय थे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में, उस समय वहाँ के शासक भीम प्रथम थे और जब मोहम्मद गौरी दूसरी बार आक्रमण किया था 1178 में गुजरात के पाटन पर, उस समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। आगे देखेंगे, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ी गई युद्ध। तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई थी। दूसरा युद्ध में हुआ था 1192 में और ये भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें दूसरी बार में गौरी की विजयी हुई। पहली बार में कौन जीते थे? तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीते था। चंदावर के युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। इसमें भी मोहम्मद गौरी की जीत हुई। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है अभिलेख और उससे संबंधित शासक। ये जो क्वेश्चन है ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे वीडियो को रोक कर या वीडियो को 2 बार देखकर याद कर लीजिएगा। हाथी गुफा अभिलेख के संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंध हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख का। जूनागढ़ अभिलेख के संबंध कहेगा तो रुद्र दामन से है। एहोल अभिलेख के संबंध हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख के संबंध हो जाएगा नरेश यशो बर्मन से। नासिक अभिलेख के संबंध हो जाएगा गौतमी बलसिरी से। भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख कहेगा तो स्कंद गुप्त से है। केवल जूनागढ़ के अभिलेख कहेगा तो रुद्र दामन से संबंधित है। भीतरी जूनागढ़ का अभिलेख या भीतरी अभिलेख कहेगा तो स्कंद गुप्त से है। ये पहला गुप्त शासक थे जिनके शासनकाल में हुणों के आक्रमण हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख के संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो रुद्र दामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख कहेगा तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख कहेगा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है। नासिक अभिलेख कहेगा तो गौतमी बलसिरी से संबंधित है और भीतरी अभिलेख कहेगा तो स्कंद गुप्त से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश जिसे दास वंश भी या ममलूक वंश भी कहते हैं, इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। गुलाम वंश के ममलूक वंश या दास वंश भी कहा जाता है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऐबक के समय राजधानी कहाँ पे थी? तो गुलाम वंश की राजधानी ऐबक के समय लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो ऐबक रखे थे। कुतुब मीनार के जो कार्य पूरा करेगा, कुतुब मीनार के कार्य पूरा कौन करवाए थे? तो इल्तुतमिश करवाए थे। नींव रखे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक ने अजमेर में अडाइन दिन के झोपड़ा एवं दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण करवाए थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा एवं दिल्ली में कुबोत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण करवाए थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेना नायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये क्या किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था जो कि 3 महीनों तक जला था। कब, तो 1193 में। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं की शासक था। जो इल्तुतमिश था ये ऐबक के गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति की, कहाँ से, तो बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश पहला शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। कहेगा कि सल्तनत काल में शुद्ध अरबी सिक्के पहली बार कौन जारी किए थे, तो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इसने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन बनाया था, यानी कि चालीसा दल, कौल तो इल्तुतमिश, जिसे समाप्त कौन किया था, तो बलबन ने। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया था, बलबन, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, बलबन ने कहेगा राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा के अर्थ क्या होता था, तो सिर को झुकाना, और पैबोस के अर्थ होता था पैर को छूना। इसने अपने विरोधियों के प्रति लव एवं रक्त की नीति भी पालन किया था। नासिरुद्दीन मुहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन मुहम्मद बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन मुहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नासिरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के संस्थापक कहेगा कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश के सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खिलजी वंश के सर्वाधिक विस्तार हुआ, जिसका संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली तथा बाजार नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत की थी। इसने सीरी के किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल के निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किला, अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल के निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सनी को उपाधि से विभूषित किया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर माना था। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। इसके समय में जो भू राजस्व की दर थी ये उपज के 1/2 भाग, यानी कि सबसे अधिक इसी के शासनकाल में कर था लगभग 50%। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसे विदा किया था, तो मालिक काफूर को। दक्षिण भारत में विजय करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी किसे विदा किया था, मालिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्रियों पुरुषों की संगत पसंद थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा जिसे नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुए, तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी हुए। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक थे। जो तुगलक वंश था ये सबसे अधिक दिन तक शासन किया था सल्तनत काल में। तुगलक वंश ये सबसे अधिक दिन तक शासन किया था सल्तनत काल में।
आगे देखेंगे, कह रहा है कि इसने स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया है। किसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। इसे पागल बादशाह की संज्ञा भी दी जाती है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम क्या रखा? तो दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित की तथा इसका नाम क्या रखा था? तो दौलताबाद रखा था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था। इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न तुता भारत आया। इसी के शासनकाल में जो मोरक्को यात्री था इब्न तुता भारत आया था कब? तो 1333 में। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध जो संत थे जिन प्रभु सूरी, उनको सम्मानित किया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। सल्तनत काल के उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मजमू आदार कहा जाता था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, विभाग और उससे संबंधित सुल्तान। दीवान ए अर्ज के गठन किसने किया था? तो दीवान ए अर्ज विभाग के गठन किए थे बलबन, और ये क्या था? तो सैन्य विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज के गठन कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। दीवान ए कोही के कहेगा गठन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, और ये क्या था? तो कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात के गठन कौन किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक किए थे। दीवान ए बंदगान के गठन फिरोज शाह तुगलक किया था, और ये क्या था? तो दास विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक के गठन कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक किया था। दीवान ए अर्ज के गठन बनबन किए थे, और दीवान ए मुस्तखराज के गठन अलाउद्दीन खिलजी किया था। बाकी ये जो चार है, दीवान ए कोही, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तिहाक, इसका गठन कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सैयद वंश के बारे में देखेंगे। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे खिरीज खां। इसने रैयत ए अल्लाह की उपाधि धारण की थी। खिरीज खां ने रैयत ए अल्लाह की उपाधि धारण की थी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी थे, और बहलोल लोदी सल्तनत काल में सर्वाधिक दिन तक शासन करने वाले शासक हो जाएंगे। शासक कहेगा दिल्ली सल्तनत में तो सबसे अधिक दिन तक शासक किए थे बहलोल लोदी। वंश कहेगा तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी किए थे, और आगरा शहर को ही अपनी राजधानी बनाए थे। कह रहा है कि इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिला जो थी उसे मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? ये था हो जाएगा देवल। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था तो देवल। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने 1336 में की थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का थे, जिन्होंने विजयनगर की स्थापना 1336 में की थी। विजयनगर की राजधानी कहाँ पे थी? तो हम्पी थी, और ये किस नदी के तट पे था? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे। इस वंश के शासक बुका प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। निकोलो कांटी आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, और अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा,
देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई थी। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। और कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री कहेगा तो डोमिंगोस पायस ये कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे, जो कि पुर्तगाल के थे। और बारबोसा आया था कृष्ण देवराय के शासनकाल में। डोमिंग पायस और बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। अछूत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज थे, ये अछूत देवराय के शासनकाल में भारत आए थे। भारत या कह सकते हैं कि विजयनगर। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जो मुगल शासक बाबर थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा में, जो कि इनकी आत्मकथा क्या हो जाएगा तो बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया, जो कि खुद से लिखे थे। बाबरनामा में बाबर ने कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज के संबंध कहेगा तो कृष्ण देवराय हो जाएगा, और अष्ट प्रधान के संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा शिवाजी से। अष्ट प्रधान से संबंधित है शिवाजी और अष्टदिग्गज कृष्ण देवराय। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण कहेगा तो तालीकोटा का युद्ध था, जो कि हुआ था 23 जनवरी 1565 में। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण तालीकोटा के युद्ध हुआ, जो कि हुआ था 23 जनवरी 1565 में। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, इसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने कहेगा गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। खानावा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद के नारा कब दिए थे? तो खानावा के युद्ध में, जो कि 1527 में हुआ था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग कब किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाने के प्रयोग किए थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसकी फारसी भाषा में अनुवाद कौन करवाए थे? तो अब्दुल रहीम खाना खान बाबरनामा की फारसी भाषा में अनुवाद करवाए थे। आगे देखेंगे बाबर द्वारा लड़ी गई 4 युद्ध के बारे में देखेंगे। पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुए थे। ये जो 4 युद्ध लड़े, ये सभी में विजयी हुए थे। खानावा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो कि राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी की युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय, और ये हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में, और ये हुआ था अफगान शासक एवं बाबर के बीच। इसका ट्रिक हो जाएगा पीने खाने चल घर। ये हो जाएगा पानीपत, खानावा, चंदेरी और घाघरा। पहला हुआ था पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। खानावा के युद्ध कहेगा तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच। चंदेरी की युद्ध हो जाएगा मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। और घाघरा की युद्ध हो जाएगा अफगान शासक एवं बाबर के बीच। अब हम लोग देखेंगे बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं। बाबर के जो उत्तराधिकारी हुए, ये हुए थे हुमायूं। इसने 1533 में दीनपनाह नगर की स्थापना की। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं किस में विश्वास रखता था? तो ज्योतिष में। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां की विजय हुई थी। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खां जीते थे, जिसमें हुमायूं की हार हुई। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसे कनौज के युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में कनौज के युद्ध हुआ, और इसमें भी शेर खां की विजय हुई। आगे बढ़ेंगे। कनौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं ने 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। वही क्वेश्चन आता है कि 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये हो जाएंगे हुमायूं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किए थे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये हुमायूं नामा की रचना किए थे।
ये किसकी बेटी थी? तो ये बाबर की बेटी थी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 में देवरा के युद्ध हुआ था। सरहिंद की युद्ध कब हुआ था? 1555 में। और यही युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने दूसरी बार शासन प्रारंभ की थी। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो बहार खां लोहानी ये शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया। इसने किला ए कुहाना नामक मस्जिद की स्थापना भी की थी। अभी हम लोग देखेंगे अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कहाँ पे? तो कलानौर में। अकबर का संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। और अकबर कहेगा इसमें विजयी हुए थे। तो अकबर के कहेगा कि जन्म कब हुआ था? तो अकबर के जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ पे? तो अमरकोट में। 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई। और इसमें अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह अकबर के सेनापति थे। आगे देख लेंगे, हल्दी घाट के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह किए थे। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ है। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ है। अब कहेगा जब्ती प्रणाली की उपज किसके शासनकाल में हुआ? तो शेरशाह सूरी के। उपज हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और शुरुआत कौन किए थे? तो अकबर। मुगल काल में दहसला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। मुगल काल में दहसला बंदोबस्त की व्यवस्था किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो बीरबल थे। और इनका अन्य नाम कहेगा तो महेश दास हो जाएगा। इनका अन्य नाम क्या था? तो महेश दास था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अकबर के समय दशवंत बसावन एवं अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के समय दशवंत बसावन एवं अब्दुल समद ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठभरण एवं वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। तानसेन को कह रहा है कि किसने कंठाभरण एवं वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर। तानसेन के उपनाम कहेगा तो रामतनु पांडे था। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर क्या बजाते थे? तो नगाड़ा। बीणा कौन बजाता था? तो बीणा बजाते थे औरंगजेब। इसके दरबार में नवरत्ने रहते थे। इसके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर के किला का निर्माण करवाया गया। अकबर के काल में आगरा के लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद के लाल किला और लाहौर के किला के निर्माण किया गया। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। इसने अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। दास प्रथा के अंत अकबर ने कब किया? 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति अकबर ने कब की थी? 1563 में। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने कब किया? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने कब किया? 1571। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब किया था? तो 1575 में। मजहर की घोषणा कब किया था? तो 1579। दिन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। और वही इलाही सनवत की शुरुआत कब की थी? तो 1583 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वैष्णव संतों द्वारा स्थापित मत। वैष्णव संत द्वारा स्थापित जो मत था उसके बारे में देखेंगे। श्री संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा। ब्रह्म संप्रदाय किसके द्वारा? तो माधवाचार्य के द्वारा। रुद्र संप्रदाय कहेगा तो विष्णु स्वामी के द्वारा। और सनकादि संप्रदाय ये नीमकाचार्य के द्वारा। और ये किसके प्रवर्तक थे? तो रामानुजाचार्य ये किसके प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। माधवाचार्य कहेगा तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। विष्णु स्वामी कहेगा तो शुद्ध द्वैतवाद के थे। और नीमकाचार्य कहेगा तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य हो जाएंगे विशिष्ट द्वैतवाद के। माधवाचार्य कहेगा तो द्वैतवाद के। विष्णु स्वामी हो जाएंगे शुद्ध द्वैतवाद के। नीमकाचार्य कहेगा तो द्वैतवाद के हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है, हमेशा आते रहता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा प्राचीन मंदिर एवं उनके निर्माणकर्ता। यहाँ पे मंदिर हो जाएगा और ये हो जाएगा निर्माणकर्ता। उड़ीसा के जो कोणार्क के मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण कौन किए थे? तो नरसिंह देव प्रथम। कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण किए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। ममल्लपुरम के तट मंदिर के निर्माण कहेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय किए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण कृष्ण प्रथम किए थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कहेगा तो चोल शासक गंगदेव किए थे। और उड़ीसा के लिंगराज मंदिर के नींव किसने रखी थी या कौन किए थे? तो याति केसरी किए थे। आगे देखेंगे, ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।